नमस्कार साथियों, आज हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज के अंतर्गत जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 5 दी है, इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें नाउन अथवा फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस से एक नए सिंपल सेंटेंस का आपको निर्माण करना है। तो नाउन क्या होता है, जिसे आप संज्ञा कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन होती है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, जिसका अपना एक नाम है वह नाउन होता है। इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए तीन शब्दों को ध्यान रखें, हु, और साथ में बात करें तो whom, और अगले की बात करें तो what। अगर इन तीन शब्दों का रिप्लाई आपको मिलता है तो वह नाउन होगा, चाहे वह देखने में कुछ भी हो। अब कहेंगे सर ऐसे कैसे, जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूँ, दे लव ईच अदर, वे एक दूसरे को प्रेम करते हैं। तो लव यहाँ देखें तो क्या है, वर्ब, क्योंकि एक्शन हो रहा है और इसी के लिए ये क्या हो रहा है, आपका सब्जेक्ट है, तो आप कह सकते हैं वर्ब है। लेकिन कह दिया जाए लव इज ब्लाइंड, क्या कह दिया जाए, लव इज ब्लाइंड, क्या अंधा है, वॉट इज ब्लाइंड, तो वॉट का रिप्लाई मिला तो लव अपने आप में क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। जैसे आई विल गो टुमारो, मैं कब जाऊंगा, टुमारो, तो यहाँ इस सेंटेंस में टुमारो एडवर्ब है, वैन का रिप्लाई है। लेकिन कह दिया जाए टुमारो नेवर कम्स, क्या कह दिया जाए, टुमारो नेवर कम्स, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कीजिए वॉट नेवर कम्स, तो आपको आंसर मिलेगा टुमारो, तो यहाँ ये क्या हो गया, नाउन, नाउन इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं। फ्रेज, अब दोस्तों फ्रेज क्या होता है, इसे आप कहते हैं हिंदी में वाक्यांश, क्या कहते हैं, वाक्यांश। वाक्यांश क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह, विदाउट कंप्लीट सेंस, बिना पूरे अर्थ के, यानी कि शब्दों का समूह होगा जिसका अर्थ तो होगा लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसमें एक फाइनाइट वर्ब नहीं आया हो। जैसे आप लिख दें अ ब्लाइंड मैन, एक अंधा व्यक्ति, शब्दों का समूह तो है, इसका अर्थ भी है लेकिन पूरा अर्थ नहीं है। और दूसरी बात आप ध्यान रख सकते हैं, इसमें कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं है, ठीक है। और इन अपोजिशन, इसका मतलब होता है साइड बाई साइड, क्या होता है, साइड बाई साइड, यानी अगल बगल में, अगल बगल में। तो आइए इसी प्रकार से आपको साइड बाई साइड ही रखना है, किसे, नाउन या फ्रेज को। तो देखिए पहला सेंटेंस, हियर इज माई सिस्टर इन लॉ, यह मेरी भाभी या साली है। हर नेम इज निधि, उसका नाम निधि है। तो पहले सेंटेंस में अगर नाउन देखें तो आपको देखने को मिलेगा सिस्टर इन लॉ, दूसरे में नाउन की बात करें तो निधि। अब या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, हियर इज निधि, क्या लिख सकते हैं, हियर इज निधि, एक मिनट, हियर इज निधि, यह निधि है, और कॉमा लगाकर आप लिख देंगे सिस्टर इन लॉ, ठीक है। अगर ऐसा नहीं बनाना चाहें तो आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, हियर इज माई सिस्टर इन लॉ, इसे आप हटा देंगे क्योंकि यह आपको नाउन के अगल बगल में ही लिखना है, तो आप क्या लिख देंगे, निधि। हियर इज माई सिस्टर इन लॉ कॉमा निधि, यह मेरी साली या भाभी है निधि, ठीक है। इस प्रकार से बना सकते हैं। अगला देखिए, राणा प्रताप वॉज अ ब्रेव वॉरियर, यानी कि राणा प्रताप एक बहादुर योद्धा थे। ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, वह मेवाड़ के राजा थे। तो दोस्तों यहाँ देखें राणा कौन थे, तो कौन का रिप्लाई मिलेगा, एक ब्रेव वॉरियर, तो ये फ्रेज हो जाएगी। और क्या थे वे, या द किंग ऑफ मेवाड़, तो दोनों में से किसी एक फ्रेज को राणा प्रताप के बगल में लिख सकते हैं। तो आसानी से हम इसे कैसे कंबाइन कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे राणा प्रताप, उसके बाद आप यहाँ वॉज को हटा देंगे, यहीं लगा देंगे आप कॉमा, उसके बाद फ्रेज हो जाएगा आपका अ ब्रेव वॉरियर, उसके बाद आप फिर कॉमा लगा देंगे और ही को हटाने के बाद वॉज से जोड़ देंगे, वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, राणा प्रताप कॉमा अ ब्रेव वॉरियर कॉमा वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, यह सिंपल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबर डिफीटेड लोधी, यानी कि बाबर ने लोधी को हरा दिया। बाबर वॉज अ तुर्क, बाबर एक तुर्क था। लोधी वॉज द एम्परर ऑफ इंडिया, और लोधी भारत का सम्राट था। तो पहले देखें बाबर के बारे में बताई गई है, बाबर कौन था, तो आप कहेंगे अ तुर्क। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बाबर, उसके बाद आपको लगाना होगा कॉमा, यही आपका नाउन है तो आप लिख देंगे अ तुर्क। उसके बाद आपको एक बार फिर कॉमा लगाना है, क्योंकि आप इस वर्ब को तो हटा नहीं सकते हैं, अगर वर्ब को हटाएंगे तो सेंटेंस का अर्थ ही खराब हो जाएगा कि नहीं होगा, बताइए। अगर आप डिफीटेड को ही हटा देंगे तो सेंटेंस का अर्थ नहीं बनेगा। अब आपको लिखना होगा डिफीटेड लोधी, क्या लिखना होगा, डिफीटेड लोधी, मैं लिख देता हूँ पूरा, डिफीटेड लोधी। अब लोधी के बारे में क्या बताया गया है दोस्तों, कि लोधी वॉज द एम्परर ऑफ इंडिया। अब लोधी आपके पास है तो लोधी लिखने की आवश्यकता नहीं है, और ऑब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता है या मेन वर्ब की आवश्यकता होती नहीं है, तो ये हट जाएगा, क्योंकि वी वर्ब आप हटा देंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे लोधी के बाद और आगे जोड़ देंगे इस फ्रेज को, द एम्परर ऑफ इंडिया।
सिंपल सेंटेंस बनेगा वावर कॉमा अ तुर्क कॉमा डिफीटेड लोदी कॉमा द एम्परर ऑफ इंडिया, यानी बाबर एक तुर्क लोदी को हराया और लोदी इंडिया का सम्राट था। अगला सेंटेंस देखिए, डॉक्टर राधा कृष्णन वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी डॉक्टर राधा कृष्णन भारत के राष्ट्रपति थे। ही वॉज अ ग्रेट फिलोसफर, और वह एक बड़े महान दार्शनिक थे। दोस्तों बात करें राधा कृष्णन कौन थे, तो आपको पता चलेगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति, एक फ्रेज ये हो जाएगा। और क्या थे, अ ग्रेट फिलोसफर। तो आप चाहें दोनों फ्रेज में से किसी को एक को, जो आपका नाउन है डॉक्टर राधा कृष्णन, इनके बगल में लगा दीजिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे डॉक्टर राधा कृष्णन, वॉज को हटाएंगे, लगाएंगे कॉमा, उसके बाद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर आपको लगाना होगा कॉमा। अब ही आपके पास है, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आगे वॉज से जोड़ देंगे, वॉज अ ग्रेट फिलोसफर। डॉक्टर राधा कृष्णन द कॉमा लगाने के बाद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉमा वॉज अ ग्रेट फिलोसफर। बहुत आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहन इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, यानी कि मोहन अपने पिता का इकलौता पुत्र है। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, और वह एक दुर्घटना में मर गया। अब दोस्तों इसमें देखें तो आप इज के बाद आपको देखने को मिला है द ओनली सन ऑफ हिज फादर, यह आपका फ्रेज हो जाएगा। अगर आप डाइड को हटाएंगे तो सेंटेंस है उसका मीनिंग ही डैमेज हो जाएगा, तो इसीलिए आप लिखेंगे मोहन, उसके बाद आपको लगाना होगा कॉमा, फिर आप लिख देंगे द ओनली सन ऑफ हिज फादर, फिर लगाएंगे कॉमा। ही लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आगे लिख देंगे डाइड इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नालंदा वॉज वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, यानी कि नालंदा जो विश्वविद्यालय एक संस्था है, शिक्षण संस्था, नालंदा कभी सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र था। इट इज नाउ अ हीप ऑफ रूइंस, लेकिन अब यह खंडहरों का एक ढेर है। तो देखिए नालंदा के बारे में दो फ्रेज हैं, क्या क्या, वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग और दूसरा नाउ अ हीप ऑफ रूइंस। दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे आप नालंदा, उसके बाद आप लिख देंगे कॉमा, वॉज हटा देंगे, वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, उसके बाद फिर लगा देंगे आप कॉमा। अब नालंदा के लिए हटा जाए तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आगे जोड़ देंगे इज नाउ अ हीप ऑफ रूइंस। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नालंदा कॉमा वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग कॉमा, इट को आप हटा देंगे, इज नाउ अ हीप ऑफ रूइंस। ठीक है, अगला देखिए, मिस्टर सक्सेना इज अवर प्रिंसिपल, मिस्टर सक्सेना हमारे प्रधानाचार्य हैं। ही इज वेरी लर्नड, वे बहुत ज्ञानी हैं। लर्न का मतलब होता है ज्ञानी, ठीक है, लर्न का ही थर्ड फॉर्म है, लेकिन यह एडजेक्टिव है। तो आप कैसे कह सकते हैं, दो तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो पहले लिखेंगे मिस्टर सक्सेना, उसके बाद आपको लगा देना है कॉमा, आगे लिखेंगे अवर प्रिंसिपल, फिर लगाएंगे आप कॉमा, ही को आप हटा देंगे, आगे जोड़ दीजिए इज वेरी लर्नड। कितना आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए, शाहजहां वॉज अ ग्रेट मुगल एम्परर, ही बुल्ट द ताज, इट इज द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री, ऐसा ही लिखा हुआ है कुछ। चलिए बड़ा सेंटेंस है, कोई परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे शाहजहां, उसके बाद आप लगाएंगे कॉमा, अ ग्रेट मुगल एम्परर, फिर आप लगा देंगे कॉमा, ही को आप हटा देंगे, वुल्ट द ताज, उसके बाद आप यहाँ से ताज के बगल में ही कॉमा लगा देंगे, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है, तो इट की आवश्यकता नहीं है, एज की आवश्यकता नहीं है, आगे जोड़ देंगे द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, शाहजहां कॉमा अ ग्रेट मुगल एम्परर कॉमा बुल्ट द ताज कॉमा द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री। और शाहजहां के बारे में आपको फ्रेज लिख दिया है अ ग्रेट मुगल एम्परर, और ताज के बारे में आपने लिख दिया है द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आई हैव बीन टू मुंबई, इट इज द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। मैं मुंबई होकर आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, मैं मुंबई कभी नहीं गया हूँ, यानी हैव एवर बीन या नेवर बीन का प्रयोग होता है कहीं जाकर आप वापस आ जाएं। ठीक है, और इट इज़ द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, और यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो अब मुंबई के बारे में तो बताया गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई पूरा लिख देंगे। अब मुंबई नाउन है तो इसी के बगल में आप लगा देंगे कॉमा, इट को हटा देंगे क्योंकि यही मुंबई के लिए है, तो आगे जोड़ देंगे इज को हटाने के बाद द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट के बारे में, ये बात ध्यान रखें।
तो आई हैव नेवर बीन टू मुंबई कॉमा द बिगेस्ट रिपोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि मैं मुंबई भारत के सबसे बड़े बंदरगाह कभी नहीं गया हूँ। अगला देखिए, कालिदास वॉज अ ग्रेट संस्कृत पोइट, यानी कि जो कालिदास हैं वे संस्कृत के एक महान कवि थे। ही वॉज द ऑथर ऑफ शाकुंतलम, और वे शाकुंतलम के लेखक हैं। तो आप दो प्रकार से बना सकते हैं, इसमें भी दो फ्रेज हैं, एक तो आ ग्रेट संस्कृत पोइट और दूसरा है द ऑथर ऑफ शाकुंतलम। तो दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं, क्योंकि नाउन है आपका कालिदास। तो सबसे पहले लिखेंगे कालिदास, उसके बाद आप वॉज हटाएंगे, लगाएंगे कॉमा, अ ग्रेट संस्कृत पोइट, उसके बाद फिर लगा देंगे कॉमा। कालिदास आपके पास है तो ही लिखने की आवश्यकता नहीं है, आगे जोड़ देंगे वॉज द ऑथर ऑफ द शाकुंतलम। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कालिदास कॉमा द ऑथर ऑफ शाकुंतलम कॉमा वॉज अ ग्रेट संस्कृत पोइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी वॉज अ लवर ऑफ पीस, यानी महात्मा गांधी शांति के प्रेमी थे। ही हैड वंस बीन अ लॉयर, वे एक बार एक वकील रहे थे। ही प्रीच्ड, उन्होंने उपदेश दिया नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा पर। अब इसमें एक ही नाउन के बारे में 3 सेंटेंस दिए हैं, किसके बारे में, गांधी के बारे में। तो गांधी के बारे में एक फ्रेज क्या रखा गया है, वो क्या थे, अ लवर ऑफ पीस, और दूसरा क्या है, एक बार वह रहे थे क्या, एक लॉयर। अब दोस्तों प्रीच्ड आपका मेन वर्ब है, इसे आप हटा नहीं सकते हैं। एजेएमआर और ऐसी वर्ब आप पोजीशन दिखाने वाली वर्बों को आप हटा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, महात्मा गांधी, उसके बाद वॉज हटाएंगे, कॉमा लगाएंगे, अ लवर ऑफ पीस। अब दूसरी फ्रेज को आप किससे जोड़ देंगे, एंड से, एंड वंस बीन अ लॉयर, और आगे जोड़ देंगे आप कॉमा लगाने के बाद प्रीच्ड नॉन वायलेंस। ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो महात्मा गांधी कॉमा अ लवर ऑफ पीस एंड वंस बीन अ लॉयर कॉमा प्रीच्ड नॉन वायलेंस। ठीक है, अगला देखिए, मथुरा इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिम, मथुरा एक तीर्थ स्थल है। इट स्टैंड्स ऑन द यमुना, यह यमुना के किनारे पर स्थित है। द यमुना इज वन ऑफ द होलीएस्ट रिवर्स इन इंडिया, और यमुना भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। अब दोस्तों कैसे बनाएंगे, मथुरा के बारे में क्या फ्रेज रखा गया है कि यह एक पवित्र तीर्थ स्थल है। तो सबसे पहले मथुरा अपना नाउन है, उसके बाद आप एज हटाएंगे, कॉमा लगा देंगे, मथुरा कॉमा अ प्लेस ऑफ पिलग्रिम, उसके बाद फिर लगा देंगे कॉमा। अब मथुरा के लिए हटाया है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, सब्जेक्ट है तो वर्ब लिख जाएगा आपका स्टैंड्स ऑन द यमुना। अब यमुना के बारे में बात की गई है तो यमुना के तुरंत बाद आप कॉमा लगा देंगे, द यमुना, और एज को हटा देंगे, आगे जोड़ देंगे वन ऑफ द होलीएस्ट रिवर्स इन इंडिया। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, एयर इज द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ, यानी कि हवा जीवन की पहली आवश्यकता है। इट इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, और यह प्रकृति का एक स्वतंत्र या फ्री उपहार है। तो दोस्तों यहाँ एयर के बारे में दो चीज़ें बताई गई हैं, फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ या फिर अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। जैसा आप चाहें दोनों में से किसी एक फ्रेज को प्रयोग कर सकते हैं। तो एयर आपका नाउन है, सबसे पहले आप लिख देंगे एयर, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, आगे जोड़ देंगे द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ, उसके बाद फिर लगा देंगे कॉमा, और आगे लिख देंगे इट को हटाने के बाद इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। अगला क्वेश्चन, मिल्टन वॉज अ फेमस इंग्लिश पोइट, ही बिकेम ब्लाइंड। तो दोस्तों मिल्टन के बारे में एक फ्रेज है, वह क्या है, अ फेमस इंग्लिश पोइट। तो आप लिखेंगे मिल्टन, वॉज हटा देंगे, कॉमा अ फेमस इंग्लिश पोइट, उसके बाद कॉमा, ही हट जाएगा, बिकेम ब्लाइंड। अगला क्वेश्चन, एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर, इट हैज़ बीन द गाइडिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन। तो दोस्तों कैसे लिखेंगे, एजुकेशन के बारे में बताया है, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर, यानी कि शक्ति का एक यंत्र। तो आप लिखेंगे एजुकेशन, उसके बाद कॉमा एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर कॉमा, अब इट यहाँ से हट जाएगा, आगे लिख देंगे हैज बीन द गाइडिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन। अगला देखिए, कालिदास रॉट द शाकुंतलम, कालिदास ने शाकुंतलम लिखी। ही वॉज अ ग्रेट पोइट एंड ड्रामिस्ट, यानी कि वह एक महान कवि और एक महान नाटककार थे। तो कालिदास के बारे में क्या बताया गया है, एक ग्रेट पोइट और एक ड्रामिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले यही फ्रेज लिखा जाएगा कालिदास, उसके बाद आप लगा देंगे कॉमा, आगे लिख देंगे अ ग्रेट पोइट एंड ड्रामिस्ट,
उसके बाद फिर लगा देंगे आप कॉमा, आगे लिख देंगे रॉट शाकुंतलम। क्या लिख देंगे? रॉट शाकुंतलम। यानी कि आप मेन वर्ब को तो हटा ही नहीं सकते हैं, अगर उसे हटाएंगे तो सेंटेंस का मीनिंग ही डैमेज हो जाएगा, इसीलिए मेन वर्ब को आपको ध्यान में रख के चलना है। अगला, दिस प्लेस वॉज वंस अ प्रॉस्पर्स कॉलोनी, इट इज नाउ अ हीप ऑफ रूइंस। तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, तो दिस प्लेस, उसके बाद कॉमा, वंस अ प्रॉस्पर्स कॉलोनी, कॉमा, इट को हटा देंगे, इज नाउ अ हीप ऑफ रूइंस। अगला क्वेश्चन, शेक्सपियर रॉट जेलियस सीजर, ही वॉज अ ग्रेट ड्रामिस्ट। तो कैसे लिखेंगे आप? वही आप थोड़ी देर वाला क्वेश्चन है, कमेंट में बताएंगे इसे भी। और डॉक्टर ब्राउन इज माई टीचर, ही लिव्स एट ऋषिकेश। तो डॉक्टर ब्राउन, उसके बाद कॉमा, माई टीचर, कॉमा, और ही आप हटा देंगे, लिव्स एट ऋषिकेश। आई होप आपको अच्छे से यह वीडियो क्लियर हुआ होगा और एक्सरसाइज भी। मिलता हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।